हाँ हेलो स्टूडेंट, आप सब ठीक ठाक हैं। हम आज पुराने फिर से छोड़े गए बातों को फिर से रिवाइज कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब वो नहीं है, कहने का मतलब है कि सेल में जो हम पढ़ा रहे थे आपको, वह सेल का पार्ट 1 हुआ था, पार्ट 2 अब आगे आज हम दे रहे हैं। ऐसे पार्ट देते रहेंगे। जैसे यह जो है सेल एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो पहले हम बहुत सारी बातें इसमें बोल चुके हैं। पार्ट 1 में एक एक अंक के सवाल भी बहुत सारे बने हैं और उसी से संबंधित आज भी जो है एक अच्छे और खास बातें हम सेल में देने जा रहे हैं। यह फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर तथा कंपटीशन, ये सब विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। इसकी जानकारी रखिए और परीक्षा में अच्छी तरह से कंपटीशन को या आईएससी, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, मैट्रिक सब में अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, परीक्षा में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब है कि आज हम लोग समझेंगे कि सेल को हम, जैसे वैज्ञानिकों ने पाया कि पहले जो सेल हम बताए थे उसमें सब सेल को एक ही माना गया था। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ, विकास हुआ, वैसे वैसे सेल में जो है अलग अलग किस्म के सेल दिखने लगे। जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल, दोनों में अंतर पाया गया। जैसे प्लांट सेल में पाया गया कि क्लोरोप्लास्ट है, रिक्तिका है, कोशिका भीति है, जो एनिमल सेल में नहीं थे, अतः उस दिन से अलग कर दिया गया इनको, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। उसी प्रकार से वैज्ञानिकों ने देखा कि खास करके कि सेल कुछ ऐसा देखा उन्होंने कि कुछ सेल जो है, यानी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया, यानी प्लूरोन्यूमोनिया किस्म के जो श्रेणी के जो जीवाणु हैं उनके सेल को देखा गया। तो पाया गया कि उनके सेल के केंद्रक में कोई झिल्लियां नहीं है, कोई आवरण नहीं, साथ ही इसके कोई भी अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी का है, जैसे कोई आवरण से घिरी हुई अंग नहीं है। परंतु वही देखा कि खास करके बहुकोशिकीय जंतुओं में, यानी प्लांट है, पौधा है, साधारण और जटिल में पाया कि इसमें सभी प्रकार के अंगक हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक, केंद्रिका, गोल्जिका, द्रव्य जालिका, सब कुछ है। तो साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया, ये सब श्रेणी के जो सूक्ष्म जीव हैं उनके अंदर बिना झिल्लियों के केंद्रक है। हालांकि वो भी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है और कोई भी अंगक नहीं है, चाहे प्लांट का हो या प्लांट में सूक्ष्म जीव, प्लांट में जो है छोटे छोटे प्लांट का हो, कोशिकीय का, या जंतु के कोशिकीय का हो। ये दोनों को ऐसे सेल वाली संरचना को प्रोकैरियोटिक नाम दिया गया। इसी का नाम रखा गया प्रोकैरियोटिक। यह प्रोकैरियोटिक सेल प्लांट जगत में भी पाए जाते हैं और जंतु जगत में भी पाए जाते हैं। ऐसे सेल प्लांट का हो या जंतु का हो, उनमें क्या होता है कि उनके केंद्रक, अंगक, जितने भी अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जिका, ये सब अनुपस्थित है, या इसको घेरने वाली, इनको घेर करके रखने वाली कोई भी जो मेम्ब्रेन यानी झिल्लियां नहीं होती। तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। परंतु कुछ जटिल और साधारण पौधे और जंतु में, उनकी सेल में देखा गया तो सभी प्रकार के अंगक उपस्थित थे। तो ऐसे सेल का नाम रखा गया यूकैरियोटिक। यही है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक की थोड़ा वर्णन पहले कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या है कि इस तरह से प्रोकैरियोटिक को आदि सेल कहा गया है, क्योंकि शायद इसी से कार्यक्रम विकास में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि प्रोकैरियोटिक से ही जन्म हुआ है यूकैरियोटिक का, इसलिए प्रोकैरियोटिक को आदि सेल कहा गया है। इसको अच्छी तरह से देखने के लिए 1884 में एक डेनिश वैज्ञानिक, ग्राम नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ रंजक को डाला और प्रोकैरियोटिक सेल नीला हो गया, बैगनी हो गया, तो उसे ग्राम पॉजिटिव कहा। अब कुछ प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे हैं जो रंजक डालने पर बैगनी नहीं हुए, वे निगेटिव ग्राम कहलाए या ग्राम निगेटिव कहलाए। अब आप समझ गए, ग्राम निगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, प्रोकैरियोटिक का रंग के आधार पर नाम दिया गया है, जो रंग देने के बाद सभी अंग आसानी से दिखते हैं। यही कारण था उनको रंजित करने का। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें खास करके देखिए क्लोरोप्लास्ट होते नहीं प्रोकैरियोटिक में, लेकिन प्रकाश संश्लेषी झिल्लियां होती है, यह प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। जैसे साइनोबैक्टीरिया में उसकी पीठ पर पर्णहरित होते हैं, लेकिन वह प्रकाश संश्लेषी झिल्ली के रूप में है, क्लोरोप्लास्ट के रूप में नहीं होते। यहाँ देखिए ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं जो खास करके इनकी उपापचयी क्रियाओं में सहायता करते हैं। अब यहाँ देखिए मेसोसोम दिया गया है, अंगुली की तरह। ये मेसोजोम जो है, मेसोसोम भी कहते हैं, मेसोजोम भी, ये जो आकृति है ये सेल वाल, अगर वह वनस्पति का प्रोकैरियोटिक है तो सेल वाल,
और अगर यह जंतु का प्रोकैरियोटिक है तो सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। दोनों को दृढ़, मजबूत और डेवलप करने का काम मेसोजोम करता है। इसके अंदर जल की तरह संरचना, खनिज की तरह संरचना, यानी कार्बनिक अकार्बनिक लवण जो जीव द्रव्य के रूप में घूमे हुए हैं, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, वह साइटोप्लाज्म के नाम से बिंदु बिंदु करके ऐसे ऐसे हम इसको ऐसे ऐसे करके दर्शा सकते हैं, ऐसे ऐसे करके दर्शा सकते हैं। ये साइटोप्लाज्म हो गया। अब इसके बाद आपको ये आता है यानी गुणसूत्र। तो गुणसूत्र इसमें डीएनए के रूप में है, लेकिन इसमें हिस्टोन नाम का प्रोटीन नहीं होता डीएनए में। हिस्टोन 5 प्रकार का होता है, H1, H2A, H2B, H3 और H4। ऐसा हिस्टोन इसमें नहीं है। यह बाहर बाहर 2 कुंडली है, उसके अंदर एक डीएनए का खंड है बड़ा, जिसे हम जीनोमिक कहेंगे, जीनोमिक डीएनए हुआ। और उसके बाद में फिर एक छोटा डीएनए होता है, इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। यही प्लाज्मिड डीएनए जो है प्रोकैरियोटिक सेल में इसके गुण को अगली पीढ़ी में विखंडन के बाद ले जाता है। जैसा गुण का यह है वैसा गुण अगली इससे खंडन होने के बाद उनकी जनरेशन में चला जाता है। या इस पर हम मारने की दवा छिड़कते हैं तो एंटीबायोटिक के विरुद्ध यह काम करेगा, यानी इस पर असर होने नहीं देगा। कि ज्यादा हम एंटीबायोटिक का यूज कर देते हैं तो यह यही एक जो है अपने आप में बदलाव करके प्लाज्मिड एक ऐसी आकृति शिष्ट या पुट्टी बनाएगा जिस पर आपका दवा असर नहीं करेगा। जैसे टर्पिया, अल्फा और बीटा इन्फ्लुएंजा फैलाता था, उसको जब मारा जाने लगा तो वह H1 अवेरमन में बदल गया। अब नया दवा खोज करने की जरूरत पड़ जाएगी। ये सारे गुण प्लाज्मिड में होते हैं। और इस पूरा घेरा को हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे। भोजन का संग्रहण फूड रिजर्वर में होता है। और राइबोसोम 70 इसके होते हैं। और हम बताएंगे कि आपको यूकैरियोटिक में 80 इसके होते हैं। तो इस प्रकार से ये इनकी आकृति हुई प्रोकैरियोटिक। अब इसके बारे में आप बातों को समझ गए होंगे। अब इतना आप लिखेंगे तो डीप में चले जाएंगे, अधिक से अधिक ज्ञान हो गया आपको। अब इसके बाद एक बात और है कि इसमें जो है ये अंदर साइटोप्लाज्म भी है और ये काम करते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ साधारण पौधे और जंतु में उनकी कोशिकाओं में सभी कोशिकांग, सभी अंगक मौजूद होते हैं। उसे कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि इसमें इस तरह से अध्ययन कर सकते हैं कि एक कोशिका हुआ। कोशिका को हम 2 भागों में बांटेंगे। फर्स्ट है आपको कह सकते हैं इसको जीव द्रव्य, फर्स्ट में कह सकते हैं जीव द्रव्य, और दूसरा इसमें कह सकते हैं यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा या झिल्ली बोल सकते हैं, झिल्ली बोल सकते हैं। जीव द्रव्य और प्लाज्मा झिल्ली में बटा हुआ है। अच्छा, इसके बाद प्लाज्मा झिल्ली क्या है? तो प्लाज्मा झिल्ली आपको कोशिका भीति, पौधा हो तो यूकैरियोटिक में और जंतु हो तो प्लाज्मा झिल्ली कहलाएगा। तो ये 2 भाग में इसका अध्ययन किया जाता है, कोशिका भीति और कोशिका झिल्ली के रूप में। और जीव द्रव्य जो होगा वह जीव द्रव्य यहां पर ला देते हैं। यह केंद्रक में बटा हुआ है। केंद्रक, केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, इस सब का अध्ययन केंद्रक में होगा। अब इसी से एक पार्ट और निकल के यहां से आ जाता है, यह हो जाएगा कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य की 2 संरचना हो जाती है। एक है जीवित, सजीव, सजीव संरचना हम बोलेंगे। सजीव संरचना में आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी का, केंद्रक, केंद्रिका, आपको केंद्रक केंद्रिका हो गया, अंतःद्रव्यी जालिका हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया। ये सब सजीव संरचना में। आप कोशिका द्रव्य के दूसरा पार्ट जो है निर्जीव संरचना, निर्जीव संरचना, इसको मेटाप्लास्ट भी बोलेंगे, मेटाप्लास्ट के नाम से भी। इसमें तेल के कण, वसा के कण, खनिज लवण के कण, यानी रस के लिए पॉइंट, सिनेप्स, जल के अणु, लवण के अणु, ये सब निर्जीव यानी मेटाप्लास्ट में आ जाते हैं। तो ये सब हम इसको डिवीजन ऐसे करते हैं, यानी इसको वर्गीकरण यूकैरियोटिक सेल में करेंगे कि कोशिका बटा हुआ है जीव द्रव्य और प्लाज्मा झिल्ली में। प्लाज्मा झिल्ली के 2 भाग, कोशिका झिल्ली और कोशिका भीति यानी जंतु पौधा के आधार पर, और जीव द्रव्य के 2 भाग, केंद्रक में केंद्रक संबंधी अध्ययन और केंद्रक में केंद्रक संबंधी अध्ययन, और कोशिका द्रव्य में जीवित और निर्जीव 2 तरह के। तो जीवित में आपको बता ही दिए और निर्जीव में आपको बता दिए। तो इस तरह से आप इसको बातों को याद रखिए। लेकिन सेलुलोज में क्या होता है कि सेलुलोज होता है यूकैरियोटिक के कोशिका भीति में। आप जानते करते हैं सेलुलोज का बना है, लेकिन यही सेलुलोज आपको प्रोकैरियोटिक में म्यूरेन के रूप में होता है। सेलुलोज प्रोकैरियोटिक में म्यूरेन के रूप में, और उसमें सेलुलोज के रूप में। म्यूरेन के कारण यह दृढ़ होती है और थोड़ा कड़ा हो जाती है। इस तरह से इसकी संरचना हुई। और बाकी जीवाणु जो प्रोकैरियोटिक है कई प्रकार के होते हैं, जैसे सर्पिलाकार है, स्पाइरिलम में, गोलाकार है, कोकाई में, दंडाकार है, आपको इसमें बैसिलस में, कोमा की तरह है विब्रियो में। ऐसा ऐसा उसके आकार के आधार पर भी जीवाणु का नाम रखा गया है, ये भी याद कर लीजिए।
आपको पूरा पूरा हो गया। अब इसी के साथ समाप्त करते हैं, अगला वीडियो देंगे हम, अब आपको बताएंगे कि आगे हम क्या बताने वाले हैं। इतना याद करिए तब फिलहाल के लिए।